हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार देख लें। अगर देखी हैं और किसी प्रकार का आपको डाउट है तो वो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक कवर करेंगे। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सिंस इंडिपेंडेंस, इसके बारे में बात करेंगे। ओवरव्यू ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र। सिक्किम के बारे में चर्चा करेंगे। 35th अमेंडमेंट एंड 36th अमेंडमेंट या फिर 35वां और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नाम और संघ राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 का क्लोज 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इस अनुच्छेद से हमें पता चलता है कि जो भारत है उसका क्या नाम है, एक इंडिया नाम है और एक है भारत। इन नामों को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था। इसमें बहुत से नामों पर चर्चा करी गई थी, लेकिन ये 2 नाम रखे गए थे। भारत को इसलिए रखा गया था, ये भारत की प्राचीनता से जुड़ा हुआ है, भारत की संस्कृति का और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। इंडिया नाम इसलिए चुना गया था क्योंकि ये एक मॉडर्न नाम है भारत का, और जो भी भारत की उस दौरान इंटरनेशनल ट्रीटीज या जो संधि थी उसमें भारत को इंडिया के नाम से रिप्रेजेंट करा गया था। जैसे यूएनओ में जब भारत ने सिग्नेचर करे थे तो वो इंडिया के नाम से किए थे। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो आपस में एग्रीमेंट करके एक यूनियन का गठन नहीं करते हैं। ये क्या है, पहले यूनियन बना है उसके बाद हमारे स्टेट्स बने हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों ने एक समझौता करा है और उसके बाद एक यूनियन का गठन हुआ है। आर्टिकल 1 का क्लोज 2 बोलता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो राज्य हैं और टेरिटरीज हैं वो उस तरीके से होंगे जैसा कि पहली अनुसूची में उन्हें स्पेसिफाइड करा गया है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या होगा, स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगी जिन्हें कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड करा गया है, और ऐसी अन्य टेरिटरीज होंगी जो कि आने वाले टाइम में एक्वायर्ड हो सकती हैं, जैसे कि सिक्किम को एक्वायर्ड करा गया था। आगे देखते हैं। आगे हमारा अनुच्छेद 2 या फिर आर्टिकल 2, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का संघ में विलय होना या फिर नए राज्यों का संघ में इस्टेब्लिश होना। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, पार्लियामेंट कोई भी कानून बना करके राज्य में संघ में नए राज्यों को ला सकती है, ठीक है। और नए राज्यों को जो पार्लियामेंट संघ में जोड़ेगी वो उन टर्म्स और कंडीशंस पर जोड़ेगी जो कि उसे उचित लगते हों। फिर है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 3 या फिर अनुच्छेद 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का गठन। अल्टरेशन ऑफ एरियाज, उनके जो क्षेत्र हैं उनको अल्टर करना है, बाउंड्रीज को अल्टर करना है, और उनके जो नाम हैं, जो हमारे एग्जिस्ट राज्य हैं या जो हमारे पहले से राज्य हैं उनके नाम में किसी भी तरीके का परिवर्तन, ये सारा होता है हमारा अनुच्छेद 3 के तहत। पार्लियामेंट बाय लॉ, जो हमारी संसद है वो कानून द्वारा एक नए राज्य का गठन कर सकती है। फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी एक राज्य को अलग करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है।
बाई यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाई यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी एक राज्य का भाग अलग करके दूसरे राज्य में जोड़ सकती है, या फिर पहले से स्थापित राज्यों को अलग अलग करके नए राज्यों का गठन कर सकती है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का जो क्षेत्र है उसे बढ़ा सकती है, एरिया को घटा सकती है, उसकी बाउंड्रीज को कम या ज़्यादा कर सकती है, ठीक है। या फिर अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद कानून द्वारा नए राज्य स्थापित कर सकती है। फिर है इसका प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक कि राष्ट्रपति इस तरह के बिल के लिए रिकमेंड ना करे तब तक संसद के किसी भी हाउस में, आइदर लोकसभा और राज्यसभा में, इस तरीके का कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं करा जा सकता है। Where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries और name of any state, ये जो रिकमेंडेशन है ये पहले उस राज्य के पास जाएगी जिसके नाम में, बाउंड्री में या फिर एरिया में परिवर्तन करने के लिए ये प्रपोजल लाया गया है। उसके बाद वो राज्य अपने व्यूज एक्सप्रेस करेगा, अपनी जो भी उसके विचार हैं वो प्रेसिडेंट को भेजेगा। एक विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड, जितना भी टाइम पीरियड प्रेसिडेंट द्वारा निर्धारित करा गया है उसी टाइम पीरियड के अंदर वो उनको वापस भेजना पड़ता है अपने विचारों को। अगर ये विचार अलग होते हैं प्रेसिडेंट से तो वो प्रेसिडेंट की इच्छा है कि वो उस राज्य के किसी भी विचार को माने या ना माने। हो सकता है राज्य बोले कि नए राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो वो गठन करेगा। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है राज्यों से पूछना। एक्सप्लेनेशन, इन दिस आर्टिकल क्लोज ए टू ई, इस अनुच्छेद में क्लोज ए से लेकर ई तक स्टेट इंक्लूड्स ए यूनियन टेरिटरी। अनुच्छेद 3 के क्लोज ए से लेकर ई तक स्टेट में यूनियन टेरिटरी इंक्लूड होती है। बट इन प्रोवाइजो, जो हमारा प्रोवाइजो दिया गया है उसमें जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं किया गया है। यूनियन टेरिटरी सिर्फ क्लोज ए से ई तक ही है, उसके आगे जो प्रोवाइजो है उसमें स्टेट में यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं किया गया है। Explanation 2, the power conferred on Parliament by Clause A includes the power to form a new state, union territory, uniting part of any state or union territory to any other state or union territory। पार्लियामेंट की जो पावर है ये किसी नए राज्य के गठन के लिए, नए यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए, दो राज्यों को एक जगह मिलाने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार से नए राज्य या अन्य राज्यों के गठन के लिए है। जिस तरीके से अभी जो इसका लेटेस्ट एग्जांपल है वो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें हमने जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करके एक इसका यूनियन टेरिटरी बनाया है जम्मू कश्मीर, और जो इसका सेकंड यूनियन टेरिटरी बनाया है वो है लद्दाख। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि भारत में इस समय कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आर्टिकल 4, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन, उसके अनुपूरक, अनुषांगिक
और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो विधियां हैं वो एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental or consequential provisions. अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों या अनुपूरक हों या फिर परिणामिक हों, इंक्लूडिंग प्रोविजंस एज टू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड इन द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट और स्टेट्स अफेक्टेड बाय सच लॉ। इसके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद, विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो दिखाए गए हों। नो सच लॉ एज एफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ द आर्टिकल 368। जो हमारी पीछे बात करी गई है ये सब, इसके बारे में अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आर्टिकल 368 से होता है जो इसके पार्ट 20 का एक हिस्सा है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से राज्यों का पुनर्गठन। 1950 में राज्यों को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा था। वो 4 कैटेगरी हैं ए, बी, सी और डी। फर्स्ट कैटेगरी में हमारे जो स्टेट्स थे वो ब्रिटिश प्रोविंस के थे, जो भी प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड थे वो थे। पार्ट बी में हमारे प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करी गई है, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको मिलाकर पार्ट बी में रखा गया है। सी में हमारा चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे इसमें। और उसके बाद जो हमारा डी था उसमें अंडमान निकोबार था, जो कि इसके लिए अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होता था। इसके बाद देखते हैं सिक्किम का जो मर्जर हुआ है इंडिया के साथ। 1974 के पहले यहाँ पर एक वंश चलता था, चाओग्याल वंश, उसका शासन। उसके बाद 1974 में गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 पास किया गया सिक्किम की असेंबली के द्वारा। फिर इसको भारत में मिलाने के लिए इन लोगों ने एक जनमत संग्रह करवाया, जिसमें कि अधिकतर वोट इस पक्ष में थे कि वहां से राजशाही को खत्म करके इसको भारत में मिला लिया जाए। इसी पर्पस को पूर्ण करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 पारित करा था, जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 परिवर्तन आए थे। एक अनुच्छेद 2A नया ऐड हुआ था और 10th शेड्यूल ऐड हुआ था। इसको हमने एक एसोसिएटेड राज्य के दर्जा दिया था। जो सिक्किम था वो एसोसिएट करा गया था यूनियन के साथ, इसको फुल स्टेट का दर्जा नहीं मिला। फिर हमने 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल को रिफिल कर दिया, उसको हटा दिया। उसके बाद सिक्किम एक स्टेट के तौर पर फर्स्ट शेड्यूल में ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके साथ सिक्किम इंडिया का 22वां स्टेट बना ऑन 26 अप्रैल 1975। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का हमारा। इसमें हम लोगों ने स्टेट्स के बारे में बात करी, किस तरीके से उनका गठन होता है, किस तरीके से उनको हटाया जा सकता है, किस तरीके से 2 स्टेट्स को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है। इस वीडियो का हम लोग एक सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें कि हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी हमारी कमेटीज़ हैं या कमीशंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आए और आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।